बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम डिस्कशन हमारी थी। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं। यहाँ फैक्टर अफेक्ट करने से मुराद ये होगा कि उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो उनकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में कम या ज़्यादा कर दिया जाएगा, उसे हम कहेंगे कि ये उसके ऊपर क्या हो रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जब किसी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है तो या तो उसकी कंसंट्रेशन उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होगी, या फिर क्या होगा कि वो एंजाइम की जो केमिस्ट्री है उसको चेंज कर सकता होगा। ठीक है। सो ऐसे तमाम फैक्टर जो है वो इसके ऊपर असरअंदाज कर रहे होंगे अपनी मिकदार की वजह से, या उसकी केमिस्ट्री को चेंज करते हुए उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, दूसरा फैक्टर आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और फोर्थ वन जो है वो पीएच है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कि इसका क्या असर होगा। इसके असर को देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपने जो है ना सबस्ट्रेट, उसको आप कांस्टेंट कर लें, और दूसरी तरफ आप एंजाइम को आप बढ़ाते चले जाएं। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे होंगे, एंजाइम कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा कि देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम के साथ साथ हम ये कहते हैं कि एक्टिव साइट की तादाद बढ़ना स्टार्ट हो गई है। एक्टिव साइट की तादाद जब बढ़ना शुरू हो गई है तो डेफिनेटली फिर आपके पास एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो आपके पास ES कम्प्लेक्स, इनकी तादाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ES कम्प्लेक्स ज़्यादा बनेंगे वैसे ही आपके पास प्रोडक्ट वो भी ज़्यादा बनेगी। दैट मीन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली एंजाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे आके रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास सबस्ट्रेट जो है ना वो कांस्टेंट थी, तो आप एंजाइम की एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं, एंजाइम की तादाद को बढ़ा रहे हैं, तो उससे प्रोडक्ट बढ़ती चली जा रही है। इन अदर वर्ड्स आपके पास जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो भी कम होती चली जा रही है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा एंजाइम बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम के बढ़ाने के साथ साथ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आपके लिमिटेड होती चली जा रही है। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसको ग्राफ से देखें, यहाँ पे आप ले लें एंजाइम कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे, यहाँ y, यहाँ पे आप ले लें रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखें यहाँ से स्टार्ट करें, ये रेट ऑफ रिएक्शन आपने एंजाइम बढ़ाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। ये देखें, ये जो कहा है लाइन ऊपर की तरफ जा रही है जो इंडिकेट करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। इस तरफ जाना ये इंडिकेट करती है कि एंजाइम भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता एक टाइम आएगा कि इसका रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। यानी लाइन थोड़ी सी क्या होगी, स्ट्रेट चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ आप एंजाइम तो बढ़ा रहे हैं बट इधर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि यहाँ आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उतनी नहीं है कि एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन ES कम्प्लेक्स वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बन पा रहे ड्यू टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आपने इसको चेक करना है कि इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एंजाइम है वो आपने कांस्टेंट कर देने हैं, ये आपने कांस्टेंट रखना है। अगर आप इनको कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस वजह से बढ़ रहा है। हो सकता है जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंजाइम भी बढ़ रहे हों। सो दैट इज़ वाई आपने क्या करना है, एंजाइम को कांस्टेंट रखना है ताकि ये समझ में आ जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके एंजाइम सबस्ट्रेट बढ़ाने के साथ साथ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेट्स सी क्या इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट ये होगा कि जैसे आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास 50 एंजाइम है, ठीक है, इसमें से 10 जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी 40 आपके पास मौजूद हैं। अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे ना सबस्ट्रेट तकरीबन 10 और सबस्ट्रेट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, जहाँ पहले 10 काम कर रहे थे वहाँ अब आपके पास क्या करेंगे, 20 एंजाइम काम करेंगे। आप देखें जैसे ही 20 एंजाइम आपने काम करना शुरू कर दिया तो आप देखें आपकी जो प्रोडक्ट है वो डबल हो जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो, क्योंकि देखिए पहले 10 एंजाइम थे, अब 20 एंजाइम आपके पास काम कर रहे हैं। तो दैट मीन कि सबस्ट्रेट के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट आप ये करते हैं कि आप जो है वो 40 या आप कह लें कि आप मज़ीद जो है वो 20 सबस्ट्रेट बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही 20 बढ़ा देते हैं तो पहले 20 एंजाइम काम कर रहे थे, फिर आपके पास 40 एंजाइम प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे लेकिन उसके बाद देयर इज़ नो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के ख़ास लिमिट, एक ख़ास टाइम पे आके ऐसा होगा कि आपके सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा होगा, वो इस वजह से नहीं बढ़ रहा होगा कि देखिए आपने एंजाइम कांस्टेंट रखे हुए थे। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट थे। तो ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ पर तमाम की तमाम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली होगी, यानी देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्टिव साइट, आपके पास मज़ीद कोई एक्टिव साइट नहीं है। तो अब अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नहीं बढ़ेगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्टिव साइट सैचुरेशन, यानी ये जो पॉइंट है जहाँ पे रेट नहीं बढ़ रहा, एक्टिव साइट सैचुरेशन, कि आपके पास रेट अब मज़ीद नहीं बढ़ेगा। इसको अगर आप ग्राफिकली देखिए ना, यहाँ पे आप देखिएगा इसकी ग्राफ में कि यहाँ आप ले लें रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ एक्स एक्सिस पे आप ले लें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो स्टार्टिंग में ये था कि आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे। यहाँ देखिएगा ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इससे आगे जाकर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा लेकिन आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं। ये ग्रीन लाइन जो है ये सबस्ट्रेट की मिकदार को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ सबस्ट्रेट बढ़ रही है यहाँ पे, बट देयर इज़ नो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इस तरफ जाना ना, ये नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो दिस पॉइंट विल बी कंसीडर एज ए एक्टिव साइट सैचुरेशन। ये वाला जो पॉइंट है, इससे आगे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा, कि आपके पास जो मिकदार है एंजाइम की एक्टिव साइट की अवेलेबिलिटी है वो अब नहीं रही। सो इट विल बी कंसीडर एज ए एक्टिव साइट सैचुरेशन। सो दैट मीन बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज बट अप टू अ लिमिट। एक लिमिट तक उसका रेट जो बढ़ेगा, उसके बाद उसका रेट
इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर देखिएगा, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब देखिए पहले जो हमने दोनों फैक्टर डिस्कस किए ना, उनका ज़्यादातर जो तल्लक था वो कंसंट्रेशन से था। कंसंट्रेशन एंजाइम की या फिर सबस्ट्रेट की। टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो टेम्परेचर एंजाइम की केमिस्ट्री को चेंज करता है, आप कह लें उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है, अगर इसकी कंसंट्रेशन अप एंड डाउन या इसका जो वैल्यू है वो अप एंड डाउन होती है तो। ठीक है, इन सिंपली अगर आप देखें टेम्परेचर, ईच एंड एवरी एंजाइम हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच इट विल परफॉर्म फास्टेस्ट या बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा, इट विल बी नोन एज ए ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे एंजाइम फास्टेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सो हाउ यू कैन डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर, अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एंजाइम कैन वर्क फास्टेस्ट, इट विल बी कंसीडर एज ए ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आप देखें ह्यूमन बीइंग में ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेल्सियस, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी एंजाइम काम कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर आप देखें रिलेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी, तो इसमें आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी क्या रीज़न है, क्यों इंक्रीज होता है, तो उसकी रीज़न ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होती है। अब इसके इंक्रीज होने से एक तो एंजाइम की एक्टिविटीज़ बेहतर होती है, दूसरी तरफ जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये एनर्जी इंक्रीज होती है और उससे फिर उनके रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। लेकिन ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहाँ तक है, अप टू द ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो फिर आपका टेम्परेचर रिवर्स इफेक्ट करेगा, तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि बिल्कुल स्लो डाउन होता होता बंद हो जाएगा। कैसे कि देखिए लेट्स सपोज इंसान का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 37, आपने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर 35 था, यहाँ पे एंजाइम बहुत स्लो थे, आपने 35.5 कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, आप बढ़ाते बढ़ाते 37 पे आ गए, यहाँ पर रेट मैक्सिमम हो गया, आपने 30 से आगे 38 कर दिया, में भी थोड़ा सा रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े थोड़ा सा, उसके बाद 39 पे जाते हैं तो अल्टीमेटली आप 40 तक ले जाते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है ना 37 से अबव, ये फ़ायदेमंद नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एंजाइम को नुकसान होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, एंजाइम एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन जब आप एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ऐसा होगा कि एंजाइम के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी तो उससे उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, इवन के एंजाइम वायलेंटली मूव करते हैं। तो जैसे ही वायलेंटली मूव करेंगे तो उनके अंदर जितनी भी लिंकेज है वो सारी की सारी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जैसे ही उनकी लिंकेज ब्रेक डाउन होती है तो एंजाइम अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर
लॉस कर देता है। यानी यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ, वहाँ पे लिंकेज वो सारी ब्रेक होगी। अब ये लिंकेज कौन सी है? एक तो अमाइनो एसिड के दरमियान, दूसरी पेप्टाइड लिंकेज, और तीसरी आपने प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर जो पढ़ा था डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबल करती है। ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जितनी भी लिंकेज है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से टूट जाएगी, और जैसे ही लिंकेज सारी टूटेगी वैसे आपके पास एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है। यानी इसके ब्रेकडाउन होने से उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? लॉस हो गया। तो तब आपके एंजाइम जो है वो डीनेचर कंसीडर होते हैं। डीनेचर, when enzyme will lose its globular structure it will be considered as a denature and it will not perform their function। वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जब उसके पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही नहीं। अब ये क्यों नहीं रहा? ये इस वजह से कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो इसमें देखिएगा कि ये आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पे टेम्परेचर बना लें और इधर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये देखें बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आ गया ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि 37 सेल्सियस। इसके आगे फिर अगर आप बढ़ाते हैं तो फिर एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कम होता तो अल्टीमेटली जब 40 पे पहुँचता है तो आपके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एंजाइम क्या हो गए? डीनेचर, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टॉप हो चुके हैं। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्टॉप अप टू द 37 और 39 एटलीस्ट 40 तक। 40 के एट द 40 आपके एंजाइम फ़ौरन से क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे, और जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा था वो सारे का सारा भी स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारा पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। पीएच की लिहाज से अगर आप देखें तो एंजाइम बहुत सेंसिटिव है। आपने प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में ये पढ़ा था कि एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, और पीएच के साथ साथ टेम्परेचर भी आपने डिस्कस जब किया था। तो पीएच के लिहाज से एंजाइम बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर आप माइनर चेंज भी लाते हैं तो एंजाइम फ़ौरन से क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, सो पीएच, यहाँ भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑप्टिमम पीएच। अब ऑप्टिमम पीएच होती है कि आप कह सकते हैं इट्स अ नैरो रेंज ऑफ पीएच एट विच enzyme work fastest. It will be considered as a optimum pH, कि ऐसी pH जहाँ पे एंजाइम तेज़ तरीन काम कर रहा होगा, इट विल बी कंसिडर एज ए ऑप्टिमम pH। अब ये pH जो है हर एंजाइम की स्पेसिफिक होती है, अलग-अलग होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि टेम्परेचर अगर आप कहते हैं तो ह्यूमन बॉडी का ओवरऑल 37 सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम पीएच के लिहाज से वेरी कर रहे होते हैं। ऑर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये सारे के सारे एंजाइम क्या कर रहे थे? पीएच के लिहाज से वेरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में होता है, इसकी पीएच नियरली अबाउट 2 पीएच होती है। यहाँ पर ये अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो परफॉर्म करेगा। इसी तरह आप देखें हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर एमाइलेज और प्रोटीज, सो मैनी एंजाइम जो इंटेस्टाइन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पीएच नॉर्मली 8 पीएच चल जाती है। आप कह लेंगे 7 to 8 पीएच तक वो काम करते हैं। आप देखें ह्यूमन बॉडी एक ही सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें स्टमक वाले एंजाइम किसी और पीएच पे काम कर रहे हैं और जो इंटेस्टाइन के एंजाइम है वो किसी और पीएच पे काम कर रहे हैं। इसी तरह जो सलाइवा हमारी ओरल कैविटी में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, वो अपनी अलग पीएच पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ईच एंड एवरी एंजाइम हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, जिसके ऊपर रहते हुए वो बेस्ट फंक्शन परफॉर्म
करेंगे, वो आपके पास ऑप्टिमम पीएच होगी। अगर आप क्या करते हैं, आप इस ऑप्टिमम पीएच को चेंज करते हैं, ऑप्टिमम पीएच ये चेंज हो रही है, मतलब आप उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। एंजाइम डीनेचर क्यों डीनेचर होंगे? क्योंकि चेंज इन पीएच जो होगी वो क्या करेगी? एंजाइम की आयोनाइजेशन करवा देगी। आयोनाइजेशन उसमें क्या है? प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन होगी। जैसे जैसे वहाँ पे आयोनाइजेशन होगी वैसे क्या होगा? एंजाइम का स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस आयोनाइजेशन विल कैरी एंजाइम टू द डीनेचर, यानी कि लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर ग्लोबुलर लॉस हो चुका है देन देयर इज नो फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं हो रहा होगा। वो एंजाइम का स्ट्रक्चर ही लॉस हो गया, तो अब काम उसने कहाँ पे करना? क्योंकि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स में था कि एंजाइम को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑप्टिमम पीएच, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक तो इस तरह से जनरल क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा इसमें टेम्परेचर से दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में या एक्टिव साइट सैचुरेशन, उसके बारे में पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से। वैसे ये पूरा चैप्टर हमने एज ए शॉर्ट ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।